वाला है हिंदू न्यूज़पेपर में, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस आई है ना ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। जैसे आप चीज़ें दिखते थे, क्या दिखते थे, जैसे एक मिनट, जो अब जैसी चीज़ दिखते थे आप नेटफ्लिक्स पे कुछ भी आपको दिखाते थे, न्यूडी चीज़ दिखाते, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी हैं 2021 गाइडलाइंस। डिजिटल मीडिया के लिए भी उनके लिए इथिक्स कोड जारी कर दिए हैं, गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएट्स एंड डिजिटल मीडिया के लिए उन्होंने कोड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया, आईबी मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया, रूल्स दे दिए हैं, क्या क्या रूल्स रहेंगे। तो रूल्स कुछ जान लेंगे, बट बहुत बड़ी गाइडलाइंस है, कम से कम 30-40 पेज की हैं, उसमें से कुछ मैंने एक्सट्रैक्ट करे हैं, तो वो मैं आपको बता दूँ। और न्यूज़ में आती रहेंगी, 10-15 दिन रन करेंगी तो हम सब पता लग जाएंगी। फिर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में कुछ आया है, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे कैसे इन्फॉर्म ये क्या होता है, ईआईए क्या होता है। क्वेश्चन बहुत आते हैं ईआईए से, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। लंबा है, मैंने पूरा एकदम से इधर उधर कर दिया है। फिर हम पढ़ेंगे आपका इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर क्या पढ़ेंगे, अर्थ अर्थ सिस्टम ऑफ साइंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ सिस्टम ऑफ साइंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, FATF के बारे में, ये हमने पहले भी कई बार पढ़ रखा है उसके बारे में। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन और जोड़ी है मैंने, EAG, यूरेशिया ग्रुप ऑन कॉम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑन टेररिज्म। EAG ये भी किसका एसोसिएट मेंबर है, किसका है, FATA का। फिर बेड बैंक के बारे में पढ़ेंगे, बेड बैंक क्या होता है, क्यों ज़रूरत है हमें बेड बैंक की। फिर एक्सट्रेडिशन, मतलब कि एक्सट्रेडिशन जो पॉलिसी अभी नीरव मोदी को एक्सट्रेडिट कर रहे हैं मतलब यूके से, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या पॉलिसी है, किस लॉ के अंदर हम करते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरपोल पढ़ेंगे, जो इंटरनेशनल पुलिस है, इंटरपोल के बारे में पढ़ेंगे। बस लास्ट यही है, उसके कुछ साइन होते हैं, रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज। तो ये सब चीज़ हम कवर करने वाले हैं। हम आते हैं अपने हिंदू पर। पहले अब जो न्यूज़ आई है उसमें है, गवर्नमेंट ने मॉनिटर करने के लिए जो OTT प्लेटफॉर्म है आपके, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट कर दिया, गाइडलाइंस जारी कर दी हैं कि कैसे मॉनिटरिंग करें। मैं पहले बता रहा था ना कि सेल्फ रेगुलेट करो, अपने आप देखो, चेक करो कुछ गलत कंटेंट तो नहीं है। जैसे नेटफ्लिक्स आप देखते हो, OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म क्या होता है, आप ऐसे ध्यान रखो, जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, ये सब थे ना, तो आपको क्या दिख रहा था इन पे, न्यूडी थिंग्स, पोर्नोग्राफी स्टार्ट हो गई थी, ओपन ही स्टार्ट हो गई थी, फिर वो इलीगल मतलब गाली गलौज ये वो सब उसमें ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। तो उन्हें रेगुलेट करने के लिए और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए अभी देखे ना, टसल चल रही थी, ट्विटर कभी डिलीट कर देता था, कभी ला देता था, तो टसल चल रही थी। इन्होंने एक तरह से लीगल प्लेटफॉर्म, मतलब लीगली रूल जारी किए हैं। उनका रूल का नाम क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन। इंटरमीडिएटरी कौन से होते हैं ना, यही प्लेटफॉर्म होते हैं ना इंटरमीडिएटरी। जैसे एक तो मूवी बनाई किसी ने, उसने बनाई, उसने इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म को दे दी, नेटफ्लिक्स को दे दी, और फिर आपने देख ली उसे, तो ये इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म होते हैं। और डिजिटल मीडिया क्या हो गया, सोशल मीडिया हो या कुछ भी कोई डिजिटल आप चीज़ देख रहे हो, वो डिजिटल मीडिया हो। उसके एथिक्स कोड रूल 2021 इन्होंने जारी किए हैं कि आपको कैसे करना है। इसमें 3 आपको टायर ग्रीवेंस रेसिडेंट मैकेनिज्म है, आपको कोई शिकायत है तो उसमें आपको ग्रीवेंस, आपको रेसिडेंट मैकेनिज्म भी बनाया है। गवर्नमेंट मतलब ने क्या किया है, इमरजेंसी, गवर्नमेंट को जो इमरजेंसी ब्लॉक करने के लिए, मतलब कोई आर्टिकल है आपने कुछ लिख दिया गवर्नमेंट के खिलाफ हो या किसी चीज़ के खिलाफ हो, तो वो इमरजेंसी प्रोविंस दिया गया, वो गवर्नमेंट को दिया गया। किसी चीज़ को भी गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकता है, किसी टेक्नोलॉजी को भी ब्लॉक कर सकता है, ऐसा बताया गया। ठीक है ना। तो फिर विदाउट गिविंग ए अप्रोप्रिएट ऑफ हियरिंग ऑफ द पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, ये सब चीज़ बताएगी, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा उसके बारे में गाइडलाइन। फिर सोशल मीडिया में क्या है, व्हाट्सएप टू हेल्प आइडेंटिफाई ओरिजिनेटर। अगर कोई ऐसे अनलॉफुल मैसेज सेंड करता है, जैसे मैंने फेसबुक पे अनलॉफुल मैसेज सेंड किया, व्हाट्सएप पे किया, टेलीग्राम पे या किसी चीज़ पे भी किया, तो जो ओरिजिनेटर होगा, जहाँ से ओरिजिन हुआ है उस मैसेज का, वो उसी प्लेटफॉर्म को बताना पड़ेगा। जैसे व्हाट्सएप से हुआ है तो कहाँ से हुआ, व्हाट्सएप को ही बताना पड़ेगा कहाँ से हुआ है, और गवर्नमेंट पूछेगी तो। फिर क्या किया, इट ऑल्सो रिक्वायर टू लाइक, मतलब कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब टेक डाउन द सच मैसेज विद इन द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। जैसे क्या होता, ट्विटर क्या कर रहा था, जो हैशटैग चल रहा था, मतलब कि फार्मर जीनोसाइड वाला, जो टूल किट वाला केस था, तो ट्विटर, गवर्नमेंट ने बोला हटा दो, बट ट्विटर उसे हटा नहीं रहा था। तो अब किसने बोला है कि विद इन
स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आपको हटाना भी पड़ेगा, और ग्रीवियंस होगा किसी का वो भी आपको स्पेसिफिक टाइम में सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा जो नई गाइडलाइंस आई हैं इसमें बताया गया है। अगर आपकी कोई शिकायत है आप ऑनलाइन शिकायत कर दो, आपको बताऊंगा कैसे होगा भी मैं बता दूंगा। मैं नोट्स पे आता हूँ, मैं नोट से स्टार्ट करता हूँ। पहली जो आई है कि गाइडलाइंस क्या आई है, इसमें क्या एक्सेस टू कंट्रोल मैकेनिज्म रिस्ट्रिक्ट करेगा आपको, मतलब कि बेस्ड ऑन वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफाई एज। जैसे आप ओपन करते हो, फिर वो बोलता है अपनी आइडेंटिटी तो आप 18 साल से बड़े हो, ठीक है ना, फिर आप कोई जीमेल आईडी डालते हो जो आपका 18 साल से बर्थ डेट होती है, फिर कुछ भी, तो उसके लिए कंट्रोल मैकेनिज्म एक्सेस करने के लिए वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा वेरिफिकेशन आइडेंटिफाई ऑफ एज के लिए। एक्सेसिव सर्विस इंप्रूव करेगा, जो मतलब जैसे पर्सनल जो डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं ना, जो सुन नहीं सकते, तो उनके लिए वो टाइटल्स चलने चाहिए, तो इम्प्रूव करेगा उस पर्सन को, मतलब जो है वो एक्सेस ले सके सर्विस का। और एक्ट जो है, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2002, उसके वो इस पर रूल करेगा, वो इस पर रूल करेगा, ठीक है ना। फिर चाइल्ड मीन एनी पर्सन जो 18 साल से छोटे हैं, उसके चाइल्ड का मतलब भी बताया गया जो 18 साल से छोटे हैं। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है ना, एग्रीमेंट ऑन द इंटरमीडिएट शैल बी, मतलब कि जैसे आपका क्या हो गया, डिस्प्ले, अपलोड, मॉडिफाई, पब्लिश, ये जो चीज़ें हैं रेगुलेट किस पे करेंगी, ट्रांसमिट हो रही हैं, स्टोर हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं, शेयर एनी इन्फॉर्मेशन, सब चीज़ पे करेंगी। क्या क्या हम नहीं कर सकते, क्या क्या हम नहीं कर सकते, बिलोंगिंग एनी पर्सन एंड विच यूज डज नॉट हैव एनी राइट। जैसे मैं मीडिया का पर्सन नहीं हूँ और मैं ऑनलाइन मतलब कि क्या कर रहा हूँ, वो जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तो मेरा राइट नहीं है, मैंने कोई डिग्री नहीं ले रखी, मेरे पास कोई कुछ नहीं है, तो उससे क्या होगा, उस पर्सन को कोई राइट नहीं दिए जाएंगे। और फिर कोई ऐसी पोर्नोग्राफी, कोई ऐसी चीज़ें दिखा रहा है, आप पढ़ लेना सीधा जाके, इंसल्ट कर रहा है, हैरेसिंग कर रहा है, बेसिक जेंडर कर रहा है, आपका रेशियली कुछ कर रहा है, एथिकल ऑब्जेक्ट कुछ भी कर रहा है, ये सीधा मैंने उस चीज़ से लिया कि मनी लॉन्ड्रिंग इंकरेज करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रहा है, गैम्बलिंग को बढ़ावा दे रहा है, कोई ऐसा कॉन्टेक्ट उसको बैन करना है, उसको नहीं लाएंगे। कोई हार्मफुल टू माइनर के लिए कंटेंट है उसको बैन कर देना है। कोई इसमें पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट का इशू आ रहा है उसको बैन कर देना है। वॉयलेट कर रहा है किसी लॉ को जो टाइमली बीन इन फोर्स हो, उस जो टाइमली बीन इन इनफोर्स मतलब क्या है, जो लॉ ऑलरेडी फोर्स हो उसको वॉयलेट कर रहा है तो बैन कर देंगे। कोई मिसलीडिंग कर रहा है कि फॉल्स और गलत चीज़ें दिखा रहा है उसको बैन करनी है। इम्पेशनेट अनदर पर्सन, किसी अनदर पर्सन इम्पेशनेट कर रहा है तो उसको बैन करना है। थ्रेटन कर रहा है यूनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया को, या फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, इन सबको बैन कर देना है। तो ये वही बात है जो एक तरीके से दूसरे पे हार्म पहुंच रही हैं या फिर कुछ चीज़ कर रही हैं। तो कमीशन है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। अब प्रिवेंट इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा इसमें, मतलब कि ऑफेंस इंसल्टिंग एनी फॉरेन स्टेट। तो ये सब चीज़ों को हमें क्या करना है, बैन करना है इस इन सब चीज़ों को। कोई सॉफ्टवेयर वायरस है, कंटेन एनी ऑफ द कंप्यूटर कोड, फाइल और प्रोग्राम, ऐसा जैसे नेटफ्लिक्स कोई सॉफ्टवेयर वायरस भेज रहा है उसको भी रोकना है, बैन कर देना है। पेनल्टी, फॉल्स, अननेचर, सब चीज़ के प्रावधान दिए गए हैं। आपने क्या देखा, वो हर चीज़ बैन होगी, जो एक तरह से गलत चीज़ है वो हर चीज़ आपको हटानी पड़ेगी अपने प्लेटफॉर्म से। और प्राइवेसी नॉर्म का, रूल्स एंड रेगुलेशन का, प्राइवेसी पॉलिसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको चीफ कंप्लेन ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, और वो ऑफिसर कहाँ का होना चाहिए, वो इंडियन पासपोर्ट का कोई आदमी होना चाहिए, यानी कि जिसका घर इंडिया में हो। ये नहीं कि फेसबुक यूएस में, कैलिफोर्निया में बैठी है, वहाँ पे चीफ कंप्लेन ऑफिसर अपॉइंट करेगी, ऐसा नहीं। आप इंडिया में काम करना है तो इंडिया में अपॉइंट करना पड़ेगा। एक आपको नोडल पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा जिसे 24/7 आप कोऑर्डिनेट करें लॉ के साथ, इन्फोर्स करने के लिए एजेंसी के साथ, ऐसा नोडल ऑफिसर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, इन्होंने ऐसा बोला है। और फिर ग्रीवियंस रेसिडेंट ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा, जो आपकी शिकायत आपको करनी है वो अपॉइंट करना पड़ेगा, जिस पर आप रजिस्टर्ड कर सको। पोर्टल होगा, ग्रीवियंस का पोर्टल होगा, जैसे कंज्यूमर पोर्टल होता है ना, ऐसे ही पोर्टल होगा। विद इन 15 डेज रिसिप्ट को ग्रीवियंस, सच ग्रीवियंस मतलब जवाब देना होगा। तो शिकायत के लिए भी नोडल पर्सन भी जो गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, मतलब क्या लॉ है, क्या कर रहे हैं। और एक चीफ कंप्लेन ऑफिसर भी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिया में, ये भी इंडिया में, ग्रीवियंस वाला भी इंडिया में, सब इंडिया में आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और आपको गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी, ये एडल्ट है ए कैटेगरी का है, या फिर सब देख सकते हैं। जैसे होता है ना, ए एडल्ट मूवी लिखा होता है, बिलो द 18, बिलो द 15, यू फिर सब देख सकते हैं। तो उस चीज़ की सर्टिफिकेट जो होंगे वो 8/13 वाले, 8/12 वाले, अंडर 12 देख सकते हैं।
अंडर 18 देख सकते हैं इस मूवी को, और एडल्ट मतलब कि अंडर 18 से बड़े ही देखेंगे इस मूवी को, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको अब जारी करने होंगे। अभी तक क्या होता था, सब सर्टिफिकेट शो नहीं करते थे, जैसे लिखा था ना अंडर ए, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको जारी करने होंगे। बहुत लंबी पॉलिसी है, कम से 30-40 पेज के रूल्स हैं, पर मैंने आपको मेन चीज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो निकाल दिए हैं, और भी कंटिन्यूशन रहेगा, न्यूज़ में आर्टिकल्स आएंगे इस पर, कम से कम 15 दिन आर्टिकल्स आएंगे इस पर, तो हम उसमें से एक न्यूज़ इसी में ऐड करते जाएंगे, कुछ मैंने आपको बता दी। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या आती है, नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान जो एग्री हो गया, अधेर हो गया 2003 जो सीज फायर था, जो 2003 पे जो सीज फायर हमारा साइन हुआ था, उस कंडीशन पे आने के लिए पाकिस्तान। तो कुछ हमारा डीजीएमओ जो होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मतलब कि जो डीजीएमओ होता है, उनकी मीटिंग चल रही थी, और अभी हमने क्या किया कि मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, बोथ साइड से मीटिंग हुई है, पाकिस्तान की भी और इंडिया की, तो अब थोड़ा शांति की तरफ हम मूव कर रहे हैं, पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते की तरफ मूव कर रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर शार्क की जो सबमिट अब तक रुकी हुई है वो आगे स्टार्ट हो सकेगा, शांति की तरफ हम मूव कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ भी। अभी हमने इजाज़त दी थी वो एयर स्पेस यूज़ करने के लिए हमारा, कि जो अभी जो पाकिस्तान के पीएमओ ने श्रीलंका जाना था, तो हमारा एयर ऊपर वाला एयर स्पेस यूज़ करना था उन्हें, तो हमने परमिशन दे दी थी उसे यूज़ करने की। फिर लंदन कोर्ट ने नोट दे दिया, नीरव मोदी पैसे लेके फ्रॉड में बैंक केस में भागे हैं, वो अपना पीएनबी से उनके फ्रॉड केस में भागे हैं, तो उन्हें मतलब कि एक्सट्रेडिशन करने की वो मिल गई है, लंदन कोर्ट ने उन्हें परमिशन दे दी है कि अब इन्हें एक्सट्रेडिट किया जाएगा इंडिया में लाया जाएगा इन्हें। तो हम पढ़ते हैं कि कौन से हमारे लॉ हैं एक्सट्रेडिशन, कौन से लॉ हैं, और हम कैसे वर्क करते हैं एक्सट्रेडिशन लॉ के लिए। सबसे एक्सट्रीम प्रोसेस क्या होता है, इस इन्वॉल्व द गवर्नमेंट अथॉरिटी फॉर्मली टर्निंग द मतलब कि एन एलीज क्रिमिनल टू अनदर गवर्नमेंट अथॉरिटी फॉर ए प्रोस्टिक्यूट ए क्रिमिनल चार्ज। मतलब सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट में बात करके, और जो क्रिमिनल चार्जेस होते हैं किसी आदमी पे, उन्हें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेंड करते हैं, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट, क्रिमिनल चार्ज, ठीक है ना, चार्ज लग चुके। फिर उसके बाद कहता है ये डिपोटेशन नहीं होता, ये होता है एक्सट्रेडिशन। क्या होता है, जुडिशियल प्रोसेस से होता है। डिपोटेशन क्या हो गया कि मतलब आपने डिपोर्ट कर दिया एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, डिपोर्ट के कोई भी रीजन हो सकता है, वीज़ा खत्म हो गया हो तो डिपोर्ट कर दोगे आप, कोई भी रीजन हो सकता है। पर ये एक्सट्रेडिशन जो है ना, ये एक जुडिशियल प्रोसेस है। जुडिशियल प्रोसेस मतलब कोर्ट क्या बोलती है ना कि हमारे सामने पेश करो इस आदमी को, इसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, आदमी लंदन में बैठा है, तो कोर्ट एक लेटर जारी करती है कि इस आदमी को हमारे सामने पेश करो और वहाँ से लेके आओ इसे। तो जिस कंट्री के साथ ने एक्सट्रेडिशन पॉलिसी साइन की हुई है, मतलब कि एक्सट्रेडिशन हमने किया हुआ है, ट्रीटी साइन की हुआ है, तो उन कंट्री को मानना पड़ता है। देखो इसमें क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया रिक्वेस्ट टू एक्सट्रेडिशन एंड accused can be initiated only after charge sheet has been filed before the court and the court has showed that the presence of accused to face a trial in the case। मतलब कि उस accused को हमारे सामने पेश करो तो हमें वो एक्सट्रेडिशन में आता है और हमें उसे लाना पड़ेगा इंडिया के अंदर, ठीक है ना। ऑल द एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट मस्ट बी सपोर्ट बाय द डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। तो मैंने बताया ना, जब वो उसके ऊपर चार्ज फाइल हो जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, हाँ इसने ऐसा किया है, इसने ऐसा फॉल्स है, तो इस आदमी को पेश करो। तो जब कोर्ट का ट्रायल चलता है उसी टाइम पे मतलब कि एक्सट्रेडिशन होता है। डिपोर्ट आपका डिपोर्ट अलग होता है। डिपोर्ट तो होता है आपका वीज़ा भी खत्म हो गया हो तो भी आपको डिपोर्ट कर देता है, आपने वहाँ कोई गलती कर दी हो, आप रहने लायक नहीं हो, तो भी आपको डिपोर्ट कर देंगे। डिपोर्ट अलग थिंग है और एक्सट्रेडिशन अलग थिंग है। फिर इसमें कैसे करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन है कैसे हम डिपोर्ट करते हैं। जो आपके फ्यूजिटिव क्रिमिनल है वांटेड, वो हम एक लिस्ट जारी करेंगे और हम अपनी इंटरनेशनल जो क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है आईसीपीओ, जो इंटरपोल है, उसको हम बोलेंगे कि आप ये आदमी है, इसने ऐसा किया है, इसे एक्सट्रेडिट करना है, तो क्या करेगी, रेड नोटिस जारी करेगी। और ठीक है ना, जो हमारी विंग है इंडिया की, विंग है इंटरपोल विंग, इंडिया में कौन से सीबीआई है, वो इमीडिएटली पासिस करेगी, मतलब कंसर्न टू पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कि इंडिया से कोर्ट ने बोला कि इसे लेके आओ, तो सीबीआई एक्टिव हो जाएगी। सीबीआई इंटरपोल से बोलेगी, क्योंकि इंडिया की कौन सी देखती है इंटरपोल को, वो सीबीआई देखती है। वो एक कंसर्न करेगी बैठ के पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंटरपोल के साथ, कि ये आदमी को हमें इंडिया में लाना है, एक्सट्रेडिट करना है, कि ऐसे हमने आपके साथ पॉलिसी भी साइन की हुई है, यूके से हमने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी साइन की हुई है, तो ठीक है। फिर इंटरपोल का रेड नोटिस जारी करेगी और उससे बाद में वो इंडिया में सेंड किया जाएगा। पर नीरव मोदी ने क्या हुआ, जब रेड नोटिस जारी हुआ तो उसने कोर्ट में अपील डाल दी मालिया की तरह, तो कोर्ट ने अब क्या कर दिया, नहीं अब इन्हें इंडिया भेज दो, ऐसे नहीं रुक सकते हैं।
ठीक है ना। इन इंडिया एक्सट्रेडिशन मतलब फिर भी किस में अंदर आता है कि इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट है 1962, उसके अंदर हम करते हैं। और भी और चीज़ इसमें क्या है कि हमने इंडिया ने ये फॉरेन कंट्री से ट्रीटी साइन की हुई है, और कितनी अब तक 39 कंट्री के साथ साइन की हुई टिल 2016 तक। अब और कर लेंगे, अब पता नहीं 39 तक की हुई है 2016 तक। यूके के साथ भी हमने की हुई है, जिससे हम नीरव मोदी को लेके आएंगे। तो हमारे लिए एक्ट भी है, और हमने ट्रीटी भी साइन की हुए हैं, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन वो इंटरपोल में भी है अपना पार्ट, इंटरपोल में भी अपना पार्ट है, तो इजी हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ था, आईटी मतलब कि इंटरपोल मतलब क्या किया था, इंटरपोल ने हैज़ इशू ए रेड कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट द आपके फ्यूजिटिव डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी के खिलाफ, जो पीएनबी फ्रॉड के थे उनके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। और अब मैं आपको इंटरपोल के बारे में बता देता हूँ। ये क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल। ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में है। कितनी कंट्री है, 194 इसके मेंबर हैं। और क्या करते हैं, ईच मेंबर कंट्री होस्ट द इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। हर कंट्री को मौका मिलता है कि उसके सेंट्रल ब्यूरो को, उसके मेंबर को मतलब कि होस्ट करने के लिए। अभी क्या होती है कि मतलब कि इसमें सीबीआई जो है इंडिया में, वो इसकी इंडिया में डेजिग्नेटेड बॉडी है। इंडिया के अंदर जो है इसकी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है, सीबीआई जो है इसकी बॉडी है अंदर जो देखती है। अगर वो किसी को बोलेंगे, अगर इंडिया में कोई आदमी भाग के आ गया, अगर फिर वो इंटरपोल रेड कलर नोटिस जारी करेगी, फिर सीबीआई एक्टिव हो जाएगी, सीबीआई उस आदमी को ढूंढ के लाएगी और इंटरपोल को सौंप देगी। फिर इंटरपोल उस कंट्री में डिपोर्ट कर देगा, उस कंट्री की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो उसे सौंप देगा। तो ये बीच में मीडिएटर काम करता है, इस कंट्री से लेकर उस कंट्री को दे देना। ठीक है ना। इसके जनरल सेक्रेटरीट है, मेंबर्स में बैठ के बात करते हैं, एक्सपर्टीज बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस में। आपको याद रखना है कि इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, 194 मेंबर है, और एक कुछ मतलब कि नोटिस नोटिस निकालते हैं, इंटरपोल नोटिस निकालती है। क्या क्या नोटिस हो, रेड नोटिस होता है वांटेड पर्सन के लिए, इसे ढूंढ के लाओ। येलो नोटिस होता है मिसिंग पर्सन के लिए, गायब हो गया पूरे वर्ल्ड में। ब्लू नोटिस होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब मुझे एडिशनल, ब्लू नोटिस निकालती तो मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीरव मोदी कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर ब्लैक नोटिस, अनआइडेंटिफाइड बॉडी, किसी की कुछ चीज़ मिली है, कोई बॉडी मिली है, तो ठीक है वो ब्लैकआउट नोटिस निकालेंगे, पहचानो ये आदमी कौन है, कि आइडेंटिफाई बॉडी है, इसको मतलब पहचान लो। फिर ग्रीन नोटिस निकलता है वार्निंग और इंटेलिजेंसी के लिए। ऑरेंज निकलता है इमिनेंट थ्रेट के लिए कोई, ठीक है आपको थ्रेट आने वाला है। पर्पल निकलता है आपका मॉडलस ऑपरेंडी के लिए। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है किस चीज़ के निकालते हैं। फिर इंटरपोल इज द यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल, स्पेशल नोटिस निकालती है इंटरपोल ये यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। ग्रुप एंड इंडिविजुअल सब्जेक्टेड टू यूएन सैंक्शन, यूएनएससी सैंक्शन लगाता है ना, उसके लिए निकालती है। तो आपको याद रखना, देखो कितने सारे नोटिस हैं। रेड इसमें मेन है क्योंकि इंडिया ने अभी रेड नोटिस का यूज़ किया। वांटेड पर्सन है ये हमारे यहाँ का, इसे हमारे यहाँ भेजो। और फिर मिसिंग पर्सन येलो होता है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ के बारे में तो उसके ब्लू नोटिस होता है। और आपका ब्लैक नोटिस होता है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ जो होती है, मतलब कि जैसे होता है ना अखबार में निकलती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये तरह के नोटिस होते हैं। आप इसके बारे में थोड़ा याद रखना। और हम कैसे वर्क करते हैं आपको पता ही है, हमारा एक्सट्रेडिशन अलग होता है और आपका डिपोटेशन अलग होता है। डिपोटेशन अलग होता है, एक्सट्रेडिशन जुडिशियल रिव्यू से होता है। डिपोटेशन वो कैसे भी कर सकते हैं कि वो कंट्री के ऊपर होता है डिपोर्ट करना उसे। जब मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, मैं इलीगल तरीके से आ रहा हूँ, पकड़ा गया, तो क्या करेंगे, वो मुझे डिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सट्रेडिशन की पॉलिसी, हमने पढ़ ली अपनी। अब आते हैं हम आगे की न्यूज़ पर। आगे की न्यूज़ पर आते हैं। आज आर्टिकल इतने अच्छे नहीं है, ठीक है ना। आगे की न्यूज़ पर आते हैं। इसमें एक रिपोर्ट आती है कि मतलब अभी क्या बोला एनजीटी ने, क्या बोला है, मतलब कि सॉरी, अभी क्या बोला है कि अभी क्या होता है, जो आपकी ईआईए पॉलिसी होती है ना, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो आपकी होती है इंग्लिश और हिंदी में होती है। इसकी गाइडलाइन जो होती हैं, रूल्स होते हैं, इंग्लिश और हिंदी में होती हैं। पर ईआईए वर्क किसके लगता है, पब्लिक के लिए वर्क करता है, क्योंकि इसमें गाइडलाइंस लिखी होती हैं। कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना है, कोई प्रोजेक्ट पे आपको वर्क करना है, तो पब्लिक कैसे उसमें हेल्प करेगी, पब्लिक कंसर्न क्या रहेगी, तो पब्लिक को जानना पड़ेगा ना अपनी क्या चीज़ है, हमारे पे क्या राइट्स हैं, कि प्रोजेक्ट बन रहा है तो हम क्या उसमें कर सकते हैं। और वो इंग्लिश और हिंदी में होती हैं। और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया आपका, साउथ के रीजन हो गए, कुछ ऐसे रीजन है जिसमें पढ़ नहीं सकती लोकल पब्लिक इंग्लिश और हिंदी, तो 22 लैंग्वेज में करने की बात चल रही थी। तो उसमें क्या क्या बोला है, हमारे जो एडिशनल आपके सोलिटर जनरल है उन्होंने क्या बोला, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इन सारी लैंग्वेज। बस इतनी बात है, हमें नहीं जानना। हमारा मेन कहानी EIA के बारे में जानना, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में हमें जानना है।
वो हमारे लिए मेन है। ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, एक मिनट रुक जाओ और ऊपर से आएगा। असेसमेंट क्या होता है, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ बता दूं। कोई भी डेवलपमेंट होना हो, जैसे कोई प्रोजेक्ट बनना हो, कोई डेवलपमेंट बनना हो, कोई रेल बनना हो, कोई रोड बनना हो, तो उसका इन्वायरमेंट कितना असर, बुरा असर आ सकता है, उसको किया जाता है, कि एसेस किया जाता है करने से पहले कि इन्वायरमेंटली कितना लॉस आ सकता है। और जो वहाँ पर लोकल कम्युनिटी होती है, जैसे मेरे गांव में होना है, मैं गांव का आदमी हूँ, नागरिक हूँ उस गांव में, वहाँ से एक हाईवे निकलना है, पहले तो इन्वायरमेंट असेसमेंट किया कि इतने पेड़ काटे जाएंगे, इतना लॉस आएगा। फिर जो लोकल कम्युनिटी है उसको भी उसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, वो बताएंगे हमारे यहाँ से ऐसे करो, ऐसे मत बनाओ, वो भी उसमें रोक सकते हैं अगर वो चाहे तो, और वो मना कर दें फोर्सली आके, तो लोकल पब्लिक के साथ बैठ के बात की जाएगी, हम ऐसे करेंगे, ये लॉस आ सकता है, तो पूरी चीज़ ओपन करी जाएगी। तो एक तरह से आप मान लो कि पूरे विचार, मतलब कि एक तरह से मतलब क्या होगा, मतलब कि कांग्रेस बैठेगी, मतलब सब आपस में बात करेंगे, पब्लिक भी बात करेगी, और फिर जो इन्वायरमेंट बॉडी होंगे असेसमेंट करके आई हैं वो भी बात करेंगी, वो सब चीज़ ओपनली बात करेंगी पब्लिक से। जो लोकल एरिया है, क्या पता कोई ऐसा डेवलपमेंट कर दो कि वहाँ की पब्लिक परेशान हो जाए बाद में, उन पे बाद कोई आप डेवलपमेंट कर दो, वहाँ ऐसी चीज़ बना दो कि पब्लिक परेशान होने लगे। तो पब्लिक को साथ मिलके तो ये असेसमेंट किया जाता है। देखो इसमें लिखा है इम्पैक्ट प्रपोज ए प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट और इंटर रिलेटेड सोशो इकोनॉमिक कल्चर और ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट इसमें काउंट किए जाते हैं। बोथ बेनिफिशियरी और एडवर्स जो इफेक्ट होते हैं सबको काउंट किए जाते हैं। स्टार्ट किए गए थे 17/6 से 17/7 से, पर लागू नहीं हुए थे। फिर ये किसके साथ बैकअप, इसे बैक किससे मिलता है, EIA को बैक किससे दिया गया, इन्वायरमेंट एक्ट जो है 1986 से, इससे इसे पावर मिलती है, बैकअप इससे दिया गया। फिर 24 जनवरी 1994 को यूनियन मिनिस्ट्री जो है अपनी इन्वायरमेंट वाली, उसने इस एक्ट के अंदर लाके इसे मैंडेटरी कर दिया था फॉर द, मतलब कि एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन, मतलब कि जो एक्टिविटीज़ होनी है उसके लिए मैंडेटरी कर दिया, जो लिस्टेड है शेड्यूल 1 में, उसको मैंडेटरी कर दिया था। कब से कर दिया था, 1994 से इसे मैंडेटरी कर दिया था कि जो भी प्रोजेक्ट शेड्यूल 1 में बनाए जाएंगे वो मैंडेटरी होंगे EIA के लिए। आपको इम्पैक्ट आपको करवाना है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना है। अब इसमें क्या होता है, मैंडेटरी प्रोजेक्ट कौन से हैं इसमें, जैसे आपके हो गया माइनिंग का हो गया, माइनिंग से कितना बुरा असर पड़ता है जो आसपास की कम्युनिटी, थर्मल से थर्मल पावर प्लांट लगाना है, रिवर वैली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, हाईवे, तो इन सब चीज़ के लिए ये सब किया जाता है। कोई इंडस्ट्री लगानी है तो इनके लिए क्या चाहिए, इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए आपको। वो कब मिलता है, वो बाद में मिलता है, पहले इम्पैक्ट, ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। अब आते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती हैं। इसमें होता है प्रोसेस टू इवोल्यूशन, लाइक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कितना आएगा प्रपोज प्रोजेक्ट पे डेवलप करने के बाद, ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट आएगा, कल्चर पे कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा, कोई सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट तो नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है, प्लानिंग पहले की जाती है उसके बाद किया जाता है। और बैकअप इससे बता दिया मैंने, इससे मिलती है। अभी हिस्ट्री क्या है इसकी, कि पहले किया जाता 77 वैन प्लानिंग कमीशन थी तो तब किया जाता था। फिर 994 में पहले क्या था कि क्या करते थे, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली दे देती थी क्लियरेंस, किसी प्रोजेक्ट को दे देती थी। पर 994 से सेंट्रल गवर्नमेंट ये लेके आ गई कि आपको क्या करना है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये लेके आ गई EIA के बाद क्लियरेंस मिलेगा, पहले EIA किया जाएगा उसके बाद आपको क्लियरेंस दिया जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका ये। अब 2006 में, मतलब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ने कुछ चीज़ इसमें से क्या की, इसमें कुछ चेंजेस किए थे, कुछ न्यू गाइडलाइंस की थी, मैंडेटरी किया था फॉर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे माइनिंग हो गया, थर्मल हो गया, इन सब चीज़ के लिए मैंडेटरी कर दिया था, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको लेना ही पड़ेगा, इन्वायरमेंट क्लियरेंस इसमें लेना ही पड़ेगा। फिर कुछ इसमें ऐसे भी कर दिए गए कि कुछ स्टेट क्लियरेंस भी लेने पड़ेंगे, स्टेट की जो असेसमेंट होती है उसको भी आपने करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या होता है देखो मैं आपको बता दूं, पहले स्क्रीनिंग होती है, चेक किया जाता है, कि स्क्रीन किया जाता है, स्केल किया जाता है, कितना इन्वेस्ट होगा प्रोजेक्ट में, लोकेशन कहाँ रखेंगे, कैसे बनाएंगे। फिर स्कोप गिना जाता है कि मतलब कि पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, जोन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको मिटिगेशन पॉसिबिलिटी है कि मॉनिटरिंग किया जाता है, स्कोप चेकिंग किया जाता है। फिर कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डाटा लिया जाता है कि इन्वायरमेंट स्टेटस क्या है, स्टडी की जाती है एरिया की क्या होगा। फिर इम्पैक्ट प्रिडिक्ट किए जाते हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। ये सब करने के बाद मिटिगेशन मेजर लिए जाते हैं कि चलो इम्पैक्ट ऐसे पड़ रहा है तो हम कुछ कैसे रोक सकते हैं, कितना हम रोक सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, सब कुछ असेसमेंट कर लिया जाता है, फिर वो डाटा तैयार हो जाता है, क्या लॉस होगा, क्या निकलेगा। फिर वो डाटा रखा जाता है पब्लिक के सामने, पब्लिक हियरिंग होती है।
कि रिपोर्ट रखी जाती है कि ये लॉस आने वाला है आपके एरिया में, ये प्रोजेक्ट आने वाला है, ये फ़ायदे भी होंगे आपको, ये नुकसान भी हो सकते हैं, सबको इन्फॉर्म किया जाता है, तो पब्लिक को बताना है ना। फिर पब्लिक बताती है कि आप थोड़ा चेंज करो इसमें, ऐसे ऐसे करो, फिर डिसीजन मेकिंग होता है कि चलो हम कर लेंगे। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटिंग, ये सब चीज़ हो जाती है। बस आपको यहाँ तक याद रखना है, इनके सीक्वेंस याद रखना है कैसे किया जाता है, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग। फिर आगे आएंगे ना, तो इसमें 2006 के बाद कुछ चेंज कर दिए गए थे, 2006 के बाद अमेंडमेंट करके इसमें कुछ चेंज कर दिए गए थे। इसमें क्या अमेंडमेंट कर दिए गए थे, कैटेगरी ए कैटेगरी बी प्रोजेक्ट बांट दिए गए थे। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट जो होंगे नेशनल लेवल अप्राइजल के होंगे, और कैटेगरी बी स्टेट लेवल अप्राइजल के होंगे, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अप्राइजल देगी, परमिशन देगी, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट, जैसे नेशनल लेवल की जो इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी है अपनी नेशनल लेवल की, वो करेगी नेशनल प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट ए में आएंगे। और एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी क्या होगी, वो कैटेगरी बी प्रोजेक्ट को देखेगी जो स्टेट लेवल के होंगे। और स्टेट लेवल के भी दो भाग में बांट दिए गए, मतलब दो तरह की कमेटी होंगी, एक SEIA होगी स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी, और एक SEAC जो कंसल्ट करेगी क्लियरेंस ऑफ द कैटेगरी बी प्रोजेक्ट को। और 2006 के 6 स्टेज में कर दिया गया था। पहले स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग और अप्राइजल। पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, स्कोपिंग क्या क्या गलती होंगी फिर पब्लिक के सामने रखा जाएगा, फिर अप्राइजल मिलना है कि नहीं मिलना है से वो देखा जाएगा। और कुछ चीज़ें याद में रखो, मैंने लिख दिया है तो आप पढ़ लेना। बस आपको ये रखना है, चारों तो ये याद रखना है ऊपर से नीचे कैसे आएंगे। ये लगाने के लिए आते हैं, ये ऊपर नीचे कर देगा तो पूछेगा 1 2 3 4 या 2 3 1 4, तो इसलिए ऐसे लगाने के लिए आते हैं। और कैटेगरी ए कैटेगरी बी में प्रोजेक्ट बांट दिए गए थे। तो उसमें आता है कि जो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट है ऐसे कर देगा एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी, इसे क्लियरेंस देगी कि नहीं, उसे देगी इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी। थोड़ा ऐसे चेंज करता है। और ये बात याद रखना कौन से प्रोजेक्ट है, कि B1 जो प्रोजेक्ट है, बी में भी B1 जो प्रोजेक्ट है वो मैंडेटरी है EIA के लिए, जो B2 प्रोजेक्ट है वो मैंडेटरी नहीं है। देखो B2 प्रोजेक्ट क्या होता है ना, जैसे सैनिटेशन का कोई हमें चीज़ बनानी है, वाटर क्लियर वाटर के लिए, जल मिशन के लिए हमें टैंक बनाना है, कुछ बनाना है, तो वो होते हैं मतलब B2 प्रोजेक्ट। क्योंकि स्टेट लेवल में B2 प्रोजेक्ट होता है कंपलसरी होते हैं, उनमें क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होती, वो क्योंकि पब्लिक की एक सोशल चीज़ के लिए वर्क करते हैं। वो कोई आपके स्कूल या कॉलेज बनाना है तो उसमें ज़रूरत लेनी नहीं पड़ेगी, तो ऐसे होते हैं B2 प्रोजेक्ट, डोंट रिक्वायर EIA। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें भी दो भाग में बटे हुए हैं, तो आप ये जाके पढ़ लेना अपना। थोड़ा मैंने बता दिया है, थोड़ा इन्वायरमेंट, या फिर शंकर IAS की किताब है उससे जाके एक बार देख लेना। नेक्स्ट ये होता है सिंगल पार्टी डोमिनेंस। इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक सिंगल पार्टी जो बन जाएगी, मतलब जो अभी हो रहा है सिंगल पार्टी डोमिनेंस, उसका ही क्रिएट होता जा रहा है। आपने कल आया था पुडुचेरी में क्या हुआ कि नॉन कॉन्फिडेंस पास हो गया, उसके थोड़े बहुत MLA थे वो सब रिज़ाइन दे दिया। तो सिंगल पार्टी एक तरह से हार्मफुल होती है हमारे मतलब डेमोक्रेसी के लिए, ऐसा बोल रहे हैं। जो क्रिएट हो रहा है ना, तो क्या होता है सिंगल पार्टी से, वो अपने हैरेस स्टेप लेती है मतलब कि, और फिर रूल्स रेगुलेशन कितने वो हार्डली लेती है। आप देख सकते हैं कि फार्मर बिल हो गया, आपका CA बिल हो गया, कितना प्रोटेस्ट हुआ, कि पर वो चेंज नहीं करती है। तो सिंगल पार्टी एक तरह से हार्मफुल है अपनी डेमोक्रेसी के लिए। इसमें ऐसा है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो कोई चीज़ में इंपॉर्टेंट नहीं, बस मैंने आपको बता दिया, लिखने के लिए आएगा। तो सिंगल पार्टी एक तरह से हार्मफुल है। कैसे स्टेट हैज़ परहैप्स टू अदर मस्ट बी नॉट टू अंडर एस्टिमेट, आपका प्रेसिंग टू स्टॉप ए बटन नॉट ए विजिबल, क्या करें डिक्लाइन कर जाते हैं पॉलिटिकल एटीट्यूड, बिहेवियर इन द नेशनल वायलेंस, मनी पावर का यूज़ करके, कम्युनल एटीट्यूड दिखा के, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं वो, मनी पावर का कर रहे हैं। जहाँ भी जो है हॉर्स राइडिंग हो रही है, हॉर्स राइडिंग का नाम आ रहा है, वो हॉर्स फंडिंग हो रही है कि खरीदा जा रहा है MLA को, ये वो सब सेंट्रल मेजोरिटी है स्टेट में। तो हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे नहीं क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। इसमें क्या है कि देखो जैसे फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट केरला टू नॉर्थ ईस्ट, पहले क्या हुआ था केरला में, क्या हुआ था आपका, केरला में नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बार आ गया था पर वो जीत गए थे। तो अभी क्या पुडुचेरी में आ गया नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो किया तमिलनाडु में किया, इसने पुडुचेरी में किया, तो ये सभी पार्टिकल सेनेरियो बेस पे आया कि डेंजर टू डेमोक्रेसी, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए डेंजर है अगर एक सिंगल पार्टी को ही ज़्यादा पावर दे दी जाए, सिंगल पार्टी को। तो ये हमारे पढ़ने के लिए नहीं है, पर आप लिख सकते हो से सिंगल लार्ज पार्टी जो डोमिनेंस हो जाए सिंगल पार्टी का, तो एक तरह से हार्मफुल है। चाइना में क्या होता है, सिंगल पार्टी है तो क्या करती है, वो कुछ भी करती है, ठीक है ना। फिर कंडीशन में NRC आया, कितने प्रोटेस्ट हुआ, फार्मर बिल आया, कितने प्रोटेस्ट हुए, वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या होता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी डोमिनेंस क्रिएट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है
तो एक हार्मफुल रहता है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी इसमें डाउन हो जाती है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आपकी आवाज़ बुलंद रहे। तो आपको क्या होगा, सिंगल पार्टी डोमिनेंस होगी, आपकी आवाज़ कैसे भी दबा सकती है, कोई हटा नहीं सकता। फिर इसमें क्या है, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड आया। इसमें मैंने कल आपको एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ाया था, आप उसे एक ही बार रिपीट करने के लिए एक बार दोबारा पढ़ लेना, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। पुडुचेरी में क्या हुआ कि वहाँ के एमएलए रिज़ाइन कर गए, ठीक है ना, एमएलए रिज़ाइन कर गए, मतलब कि ब्रिज कर गए, क्यों कि उनके फिर एंटी डिफेक्शन चलेगा उनके ऊपर, क्योंकि वो अगेंस्ट द वोटिंग कर गए। तो 10 शेड्यूल में आता है, 1985 में आया था, मैंने बताया था 52 अमेंडमेंट कल ही पढ़ाया था मैंने। एविल टू पॉलिटिकल डिफेंस, ये क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन जो है एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है हमारी कंट्री के लिए। क्यों प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि आप बताओ, आपके एमएलए है, एमपी है, एमपी कैसे बनता है कि पब्लिक के वोट से बनता है, पब्लिक के वोट से बनता है, तो उसे पब्लिक की तरह काम करना चाहिए ना। पब्लिक की जो उसकी स्टेट की पब्लिक है जहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत के आया है, उनके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए ना। फिर क्या होता है, कोई बिल आया, जैसे फार्मर बिल आया, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। वहाँ के एमपी को बोला फार्मर ने, नहीं ये बिल गलत है, पर एमपी ने क्या वोट किया, एमपी ने फेवर में वोट किया उस बिल के। क्यों किया, उस पर विप लग जाती, वो अगेंस्ट वोट करता, डिस्क्वालिफिकेशन कर जाता, उसे डिस्क्वालीफाई कर देते। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि पब्लिक सेंट्रिक से आप कोई चीज़, मतलब पब्लिक के लिए वो एमपी है, पर वो फिर भी क्या कर रहा है, वो कर रहा है अपनी पार्टी के लिए वोट कर रहा है। क्यों क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इस पर एंटी डिफेक्शन लग जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उससे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या एमएलए से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस आर्टिकल में यही बोला गया है कि हम क्या कर रहे हैं, ये थोड़े से चेंज हो गए हैं। हम क्या चेंज हो गए मैं आपको बताता हूँ। ट्रू, अब ब्रॉडली एक्सपेक्ट बताएं, वन इज दैट दे आर द एजेंट ऑफ द वोटर, हमारे एजेंट है, एंड द एक्सपेक्टेड टू वोट अकॉर्डिंग टू द विश, जो उसकी पब्लिक की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, जो उसकी पब्लिक है उनके अकॉर्डिंग वो वोट करेगा, ऐसा सोचते हैं, ठीक है ना। तो ब्रॉडली मतलब किसकी बात सोचेगा कि ब्रॉडली पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, पर लास्ट में होता क्या है, उसे नेग्लेक्ट किए एजेंट ऑफ पार्टी बना दिया जाता है। जैसे मैंने आपको समझाया ना कि पार्टी के एमपी नाइदर ए डेलीगेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर ए नेशनल लेजिस्लेटर, बट कन्वर्टेड देम टू ए जस्ट ए एजेंट ऑफ पार्टी। जैसे पार्टी चाहेगी वैसे काम करेगी, तो फिर पब्लिक का ही क्या काम हो गया, फिर डेमोक्रेसी क्या बची, अगर वो पब्लिक द्वारा पब्लिक के चुना जाता है और आगे जाके तो पब्लिक के अगेंस्ट ही काम कर रहा है। तो ऐसा इन्होंने बताया गया है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि यूएस में जो ट्रम्प थे, उनके ऊपर अभी जो केस चला था, वो कैपिटॉल पे हमला हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि वोटिंग हुई थी कि केस चलाना चाहिए प्रेसिडेंट के ऊपर, नहीं चलाना चाहिए। जो सेनेट में, मतलब यूएस सेनेट में रिपब्लिक के जो वोटर थे ना, उन्होंने मतलब क्या क्या कन्विट किया था, और जो फेवर में थे, जो मतलब जो उनकी ट्रम्प की पार्टी की जो एमपीज थे, उन्होंने उनके खिलाफ वोट किए थे। देखो इसमें लिखा भी है, 7 मेंबर फ्रॉम हिज पार्टी इन द यूएस सेनेट उनके खिलाफ वोट किए थे, ट्रम्प के अगेंस्ट वोट किए थे। तो इसमें क्या होगा था कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे में भी डिफेक्शन लॉ एक तरह से हमारी जो हमारे एमपीज हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको एक तरह से रोकता है, उनकी प्रोडक्टिविटी को रोकता है। वो काम तो करना चाहते हैं पब्लिक के फेवर में। अभी क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एग्जांपल लेता हूँ। संजीव बालियान हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए, पब्लिक ने संजीव बालियान मुजफ्फरनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, तो पब्लिक ने उनका विरोध किया। क्यों विरोध किया, क्योंकि फार्मर बिल के ऊपर उनका विरोध किया। अब उनको क्या हुआ कि वो कर नहीं सकते पार्लियामेंट में, अगेंस्ट वोट नहीं कर सकते गवर्नमेंट के, क्योंकि उन पर क्या हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटा दिए जाएंगे। तो एक तरह से डर है उन्हें, पर वो काम करना चाहते हैं पब्लिक के लिए। पर काम किसके लिए कर रहे हैं, पार्टिक पॉइंट से काम कर रहे हैं, मतलब पार्टी के पॉइंट से काम कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है, जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है वो एमपीज की या एमएलए की प्रोडक्टिविटी को बंद कर देता है, कि उन्हें काम करना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, वो उन्हें रोक देता है। इसी आर्टिकल में यही बताया कि इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और इनस्टेबिलिटी भी क्रिएट करता है। जैसे क्या हुआ कि रेजिग्नेशन कर गए एमपीज, उन्हें काम करना था, मतलब कि अपने दिल से काम करना, पब्लिक की सेंट्रिक से काम करना था। फिर उन्हें क्या करना पड़ा, पार्टी ने काम करने नहीं दिया, विप जारी कर दी, नहीं काम करने दिया। उसके बाद उसने क्या होना, रजिस्ट्रेशन दे दिया। तो उससे क्या होता है, एक इनस्टेबिलिटी भी क्रिएट होती है गवर्नमेंट में। फिर री इलेक्शन कराएंगे, अगेन पैसा खर्च होगा, सब कुछ खर्च होगा। तो ये सब चीज़ें भी इन्होंने बताई हैं इसमें। इस आर्टिकल में यही बताया गया कि नेगलेक्टी दिखाई गई एंटी डिफेक्शन लॉ की, ये कितना बेकार। और फिर इधर के नेपाल की न्यूज़ आई, जो अपने पीएम ओली थे, वो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था पार्लियामेंट से। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो पार्टी बहुमत में आएगी अपनी गवर्नमेंट बना सकती है, अब जिसकी बनेगी देख लेंगे। फिर ये है कि शुड गवर्नमेंट रेगुलेट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये तो हमें नहीं पढ़ना है, सबके व्यूज़ आए हैं।
कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर आपको एक लॉ का याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया का जो न्यू लॉ आया है, न्यू मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड, ये किसका है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। मैंने आपको न्यूज़ बताई थी, क्या हुआ था कि ये गूगल और फेसबुक क्या होते हैं, ये फ्लैश न्यूज़ दिखाते हैं, जो उनके न्यूज़ चैनल थे उनकी फ्लैश न्यूज़ दिखाते हैं, उनकी न्यूज़ दिखाते हैं उनसे पहले। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि जो आप न्यूज़ दिखाते हो उसके पैसे जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं उनको दो, जो न्यूज़ लेके आते हैं। आप फ्री में उनकी न्यूज़ दिखा देते हो और पब्लिक को मिल जाती है, फिर उनके जर्नलिस्ट को कोई न्यूज़ देखते हैं तो उनको आप पैसे दो। तो इसमें यही है कि इसके लिए रूल लेके आए थे, उसका नाम याद रखना, न्यू मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड लेके आया, ठीक है ना। तो उसके लिए होगा कि ये क्या होता है कि पे लोकल मीडिया आउटलेट एंड पब्लिश टू द लिंक देयर कंटेंट इन द फीड न्यूज़ और द सर्च रिजल्ट। तो आपको उन्हें पे करना पड़ेगा जो उनके लोकल न्यूज़ मीडिया वाले होते हैं। तो इसमें आर्टिकल में कहीं कुछ बातें बताई गई हैं कि मतलब कि ये ऐसे लोकल मीडिया को तो नहीं करना चाहिए, पर गवर्नमेंट को टैक्स भेजना चाहिए, लोकल मीडिया को क्यों भेजो टैक्स। तो इसमें कुछ बात की गई, हमारे कुछ काम की नहीं है। बस आपको लॉ का नाम याद रखना है, इसका लॉ का नाम याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि इंस्क्रिप्शन मिले हैं आपके विजयनगर किंग की, जो डेथ डिस्कवरी हुई है, कब उनकी डेथ हुई थी। जो आपके विजयनगर कृष्णदेव राय किंग थे ना विजयनगर एम्पायर में जो आपका, तो उनके क्या मिले हैं, उनके मतलब कि इंस्क्रिप्शन मिले हैं। उन इंस्क्रिप्शन से उनकी डेथ की डेट पता लग गई है कि कब हुई थी, कि 17 अक्टूबर 1929 में, 1529 में उनकी डेथ हुई थी। कि डिस्कवरी कहाँ हुई है इसकी, आपकी होनी आपकी होनी नाना हाली हाली करके, मतलब कि तमकुरू डिस्ट्रिक्ट में है, तुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे मिले। जरूरी नहीं है पर आपको याद रखना है इनकी विजयनगर अंपायर। आप कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। तो उनके एविडेंस मिले हैं, तो उनसे क्या पता, उनकी डेट पता लग गई है, डेथ की डेट क्या थी। कोई कार्बन वार्बन से पता लग जाती है, कार्बन फुटप्रिंट एविडेंस पे, कार्बन उसकी कार्बन फुटप्रिंट के नाम आ रहा है, कार्बन डेट से पता कर लेते हैं कब उसकी डेथ हुई, कितने साल पहले हुई। तो बस आपको याद है, जाके आप पढ़ लेना कृष्णदेव राय के बारे में। अब नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि जो अपना इन्फोसिस है वो गो करेगा, एरियल मैपिंग करेगा ओशियनिक फ्लोर की, कहाँ पे आपका अंडमान में और लक्षद्वीप में ओशन फ्लोर की एयर मैपिंग करेगा। मतलब कि मैपिंग करेगा कि ओशनल फ्लोर कैसा है, किसकी मदद से करेगा, ये करेगा कि विद द हेल्प ऑफ NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है उसकी मदद से करेगा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में। और इस सेंसिंग जो एरियल मैपिंग होती है ना, एरियल मैपिंग होती है, पिक्चर ली जाती है ओशन फ्लोर की, इसे कहते हैं आपकी बैथीमेट्रिक कहते हैं, इसे मेट्रिक स्टडी कहते हैं, बैथीमेट्रिक स्टडी कहते हैं। इसको याद रखना, बस आपको पूछा जाए बैथीमेट्रिक स्टडी रिलेटेड टू द, किस चीज़ से होती है, कि बात आ गया मतलब कि बैथी आ गया मतलब नीचे, और मेट्रिक वो मीटर में सब नापना चीज़ों को, कि पिक्चर्स लेगा उन सब चीज़ों की, उसे क्या कहते हैं, ओशन फ्लोर की मैपिंग को क्या कहते हैं, कि बैथमेट्रिक स्टडी कहते हैं। तो याद रखना, इसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें इन्फोसिस पढ़ना है, NRSC पढ़ना है, ये दो चीज़ हमें इसमें पढ़नी है। अब आता है कि इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। इस्टेब्लिश किया गया था हैदराबाद में, इसका लोकेटेड है, और 1999 कारगिल के टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया था। और ये यूनिट है, ये यूनिट किसकी है, ये यूनिट है आपकी अर्थ सिस्टम, मतलब कि यूनिट किसकी है, कि सिस्टम ऑफ अर्थ साइंस की यूनिट है। ये न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, इसके अंदर आती है। इसकी यूनिट है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट है, जो न्यू दिल्ली में अंदर आती है। ये ओशन इंफॉर्मेशन एडवाइजरी सर्विस मैंडेटरी किस चीज़ के लिए है, मैंडेटरी किस चीज़ के लिए, ओशन इंफॉर्मेशन एडवाइजरी सर्विस, ठीक है ना। मैंडेटरी इस चीज़ के मैंडेटरी प्रोवाइड करता है कि ओशन इंफॉर्मेशन देने के लिए ये वाली यूनिट जो है, मतलब इनकोनिस जो आपकी इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ों के लिए वर्क करता है, कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सोसाइटी को, इंडस्ट्री को, सब चीज़ को देता है। आप सीधे से पढ़ लेना, बस आपको याद रखना है कहाँ पे आता है, कब इस्टेब्लिश हुआ और किसके यूनिट में आता है, किसके यूनिट में आता है। तो ये ऐसे हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, उसके नीचे आएगी अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके नीचे आएगा ये आपका इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन। फिर अर्थ साइंस के बारे में बता दूँ, ये एग्जीक्यूटिव आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, जो इम्प्रूव करता है कैपेबिलिटी फोरकास्ट के लिए, वेदर के लिए, क्लाइमेट और हैजार्ड के लिए। ये डेवलपमेंट करता है टेक्नोलॉजी टूवर्ड्स द एक्सप्लोरेशन
आपका एक्सप्लोइटेशन ऑफ द मैराइन रिसोर्सेज, उनको मतलब कि डेवलपमेंट करता है, टेक्नोलॉजी कैसे रोक सकते हैं, कैसे मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोइटेशन बढ़ा सकते हैं। फिर आता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC। ये क्या, ये भी हैदराबाद क्या करता है, सैटेलाइट से रिमोट सेंसिंग करता है, बस प्रोसेसिंग करता है डाटा को, इमेज ले ली उन्होंने नीचे की, उसे प्रोसेस करता है डाटा को, मतलब चेक करता है, एरियल रिमोटिंग करता है सेंसरिंग की। NRSC। अभी किसके अंदर आता है ये आपको कमेंट में बताना है। लास्ट जो न्यूज़ आती है वो आती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मैं आपको बता देता हूँ, इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, 1989 में बनाई गई थी, G7 के उससे बनी थी, पेरिस में बनी थी। और फिर ठीक है ना, इट्स सेट ए स्टैंडर्ड ऑफ प्रमोट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल, रेगुलेट करती है मनी लॉन्ड्रिंग को, रेगुलेट करती है, कॉम्बैट करती है मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए, कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है उसको रोकने के लिए करती है। और सेक्रेट इसका लोकेटेड कहाँ है, सेक्रेट लोकेटेड है OECD के अंदर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। और इसमें अब तक 39 है, 37 नहीं 39 है शायद, और इंडिया भी इसका मेंबर है। जब ये स्टार्टिंग में बनी थी ना, जब स्टार्टिंग में बनी थी, सिर्फ ये एक चीज़ को बात करती थी, आपकी आपकी किससे बात करती थी, ये बात करती थी मनी लॉन्ड्रिंग से। पर 2001 में इसमें क्या ऐड कर दिया गया, टेररिज्म फाइनेंसिंग भी इसमें 2001 में ऐड कर दी गई थी। तो आप ये भी चीज़ याद रखना, ठीक है ना। इसमें दो लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट में कितनी कंट्री हैं, 2 कंट्री आपको नाम बताना है। ग्रे लिस्ट में बहुत सारी कंट्री है, पाकिस्तान भी है, 18-19 कंट्री है, तो उसको याद नहीं रखना, ठीक है ना। FATA प्लानरी डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ FATF, इस मीटिंग साल में 3 बार मिलती है, 3 टाइम। अब इसमें आती है आपकी EAG, यूरोपियन, आप यूरेशियन ग्रुप ऑफ कॉम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ये एक रीजनल बॉडी है, जैसे एक ये तो होगी पूरे वर्ल्ड की, एक रीजनल बॉडी है आपकी आपकी यूरेशिया की। कितनी कंट्रीज मेंबर है ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, इंडिया इसी के अंदर आती है, चाइना वाइना इसी के अंदर आते हैं, आपको बिल्कुल याद नहीं रखना। ये एसोसिएट मेंबर किसका है, FATF का है। अब आता है बेड बैंक। बेड बैंक क्या होता है, RBI गवर्नर ने एग्री कर दिया कि बेड बैंक हम प्रपोज किया कि क्रिएट करेंगे। ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन, जैसे आपने लोन लिया और एसेट पे, किसी एसेट पे आपने लोन लिया, आप चुका नहीं पाए, तो क्या करेंगे ये कंपनी है बेड बैंक, क्या करेंगे आपसे एसेट ले लेंगे, उसे लिक्विडेट कर देंगे, मतलब बेच देंगे या कुछ भी करेंगे, चलाएंगे अच्छे से, कोई कंपनी ले लेंगे चलाएंगे, फिर जो पैसा उससे आएगा वो पैसा बैंक को वापस कर देंगे, तो NPA उसका पूरा हो जाएगा। तो ये होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो उन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोल दो या बेड बैंक बोल दो, तो बेड बैंक बनाए जाएंगे एसेट रिकवरी के लिए कि NPA की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो क्या बोलते हैं इसे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है एक तरह से, या एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, टू टेक ओवर द बेड लोन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। जो बेड लोन्स हैं, जो NPA हैं, वो ले लेंगे अपने ऊपर और मैनेज करेंगे, उसे रिकवर करेंगे, उसे मनी को कैसे हम रिकवर करें एक टाइम पीरियड के अंदर। हेल्प करेंगे कॉमर्शियल बैंक क्लीन अप द बैलेंस शीट और रिसॉल्व बेड लोन, हेल्प करेंगे। ऐसा इंडिया में नहीं हो रहा है, ऐसा US भी कर चुका है। मेलन बैंक क्रिएट किए थे उन्होंने फर्स्ट टाइम, बेड बैंक 1988 में US ने क्रिएट करे थे, आफ्टर विच द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंट इन द अदर कंट्री, और कंट्री में भी इम्प्लीमेंट हुआ था US के बाद। क्यों ज़रूरत होती है, एक तो इकोनॉमी रिकवरी के लिए कि NPA क्लियर हो जाएंगे, जो राइजिंग NPA का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, और गवर्नमेंट को सपोर्ट भी मिलेगी। गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी रिकैपिटलाइज कर रही है बैंक को, पैसा इन्फ्यूज़ कर रही है, बैंकों को पैसा दे रही है, क्योंकि पैसा नहीं रहा, इतना लोन हो गया, तो उसको हेल्प भी मिलेगी, पैसा बैंक के पास आएगा, तो इनडायरेक्टली हेल्प गवर्नमेंट की भी होगी कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सक्रीडेशन हम पढ़ चुके हैं, इंटरपोल हम पढ़ चुके हैं। ये था हमारा, मैं आगे देख लेता हूँ कुछ छोड़ा तो नहीं है मैंने। EIA पढ़ चुके हैं, और इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन नहीं पढ़ चुके हैं, जैसे न्यूज़ में आती रहेंगी हम बताता रहूँगा। मैं आता हूँ हिंदू के ऊपर आता हूँ मैं आपको। फिर क्या होता है बैक चैनल डैम, आपकी डिप्लोमेसी, अभी बात चल रही है पाकिस्तान और इंडिया की बात चल रही है, बैक चैनल डिप्लोमेसी। बैक चैनल क्या होता है कि अंडरग्राउंड तरीके से बात चल रही है, ये अंडरग्राउंड तरीके, फॉर्मल नहीं इनफॉर्मली बात चल रही है, उसे बोलते हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी। ये अंदर अंदर बात करना, कि फॉर्मली कोई न्यूज़ ना है, तो अंदर अंदर बात चल रही है, क्योंकि अभी क्या पाकिस्तान एंड इंडिया मस्ट बी रिसॉल्व द लॉन्ग स्टैंडिंग जम्मू कश्मीरी पीसफुल मैनर को लाने के लिए, तो हमारी अंडरग्राउंड बातें चल रही हैं, अच्छी बात है। और इससे क्या हुआ, शार्क इतने दिनों से अभी तक शार्क की मीटिंग नहीं हो पाई है, क्यों नहीं हो पाई है, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। हम बोलते हैं पाकिस्तान टेररिज्म जब तक नहीं रोकेगा तब तक हम शार्क पे कोई बात ही नहीं करेंगे, तो वो भी इससे आगे बढ़ सकती है, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फिर पुडुचेरी प्रेसिडेंट रूल है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, किस एक्ट से आता है, यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, ये प्रोविज़न है। दूसरा प्रोविज़न आर्टिकल 239 और 241 का प्रोविज़न है, 239 और 241 का प्रोविज़न है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट जो वर्ड आती है कि इमिग्रेटिंग वीज़ा बैन जो किया था ट्रंप ने, अब उसे मतलब बाइडन ने रिवोक कर दिया, तो आपको इजी हो जाएगा H1B वीज़ा, फिर आपका स्टूडेंट के लिए L1 वाला वीज़ा, फिर ग्रीन कार्ड लेने के लिए, ठीक है ना।
तो ये सब चीज़ें आपको क्या होगी, ईजी होंगी आपको चीज़ें मिलने के लिए। फिर एफबी ने जो बैन लगाया म्यांमार की मिलिट्री अकाउंट्स है, मतलब कि जैसे जुट्टा जुंटा वाले अकाउंट है, एफबी ने बैन कर दिया म्यांमार के मिलिट्री अकाउंट्स को। और फिर की जिनपिंग ने एक चीज़ बोली है, कंप्लीट विक्ट्री, किस चीज़ के लिए कि चाइना ने फाइट कर गया, एंड कर दिया, पॉवर्टी को एंड कर दिया है, और उन्हें 100 मिलियन पीपल को लिफ्ट आउट किया है 8 साल में पॉवर्टी से। अब वो जाने वो नहीं किया है। पाकिस्तान विल बी रिमेन इन FATF लिस्ट, मैंने FATF आपको पढ़ा दिया है। और अर्मानिया लास्ट आती है, अर्मानिया PM एक्यूज मिलिट्री टू कॉप। अर्मानिया और अजरबैजान, अभी क्या था, इन दोनों की फाइट में था, दोनों फाइट चल रही थी, अजरबैजान और अर्मानिया। तो मैं आपको एक लोकेशन दिखा देता हूँ, अभी दिखाऊंगा लोकेशन लास्ट में। फिर क्या बोला, बेड बैंक बनाने की बात की गई है, वो हिट नहीं करेंगे। जो एग्जिस्टिंग ARC कंपनीज है, जो पहले से ही चल रही हैं, ऐसा ट्रिकल्स की कंपनी चल रही हैं, उनको हिट नहीं करेंगे, उनको बंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। स्टेट कैन रिमूव, अभी पैसे बहुत बढ़ चुके हैं, राइज हो चुके हैं पेट्रोल के, तो पेट्रोल पे क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, वेट अभी तक लगता है। एक तो लेता है मतलब क्रूड ऑयल के बेसिक प्राइस, फिर जो कंपनी उसे रिफाइन कर रही है वो उसके प्राइस होते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है, फिर जो उसे बेच रहा है उसके 1-2 रुपये होते हैं, तो सब मिलके फिर पैसे की वैल्यू निकाली जाती है पेट्रोल की। तो अभी क्या बोला है, स्टेट कैन मूव फर्स्ट, सेंट्रल क्या बोला है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोला है, पहले स्टेट को पैसे कम करने चाहिए, उसके बाद हम करेंगे। भाई जहाँ आपकी गवर्नमेंट है वहाँ तो करवा लो, और में तो बाद में करना, ठीक है ना। तो ये आपकी न्यूज़ थी। फिर मैं आपको अरमानिया की एक लोकेशन दिखा देता हूँ मैप में, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अरमानिया की मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। नेट स्लो चल रहा है आज। अरमानिया की मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, अरमानिया कहाँ है, ये रहा, ये रहा। एक अरमानिया लैंडलॉक कंट्री है, देखो अरमानिया एक लैंडलॉक कंट्री है, इधर कैस्पियन सी है, इधर ब्लैक सी, एक लैंडलॉक कंट्री है। किस किस के बीच में इसका बॉर्डर टच होता है, पहले इसका बॉर्डर टच है तुर्की से, इसका बॉर्डर टच होता है, ईरान से इसका बॉर्डर टच होता है, इधर अजरबैजान से इसका बॉर्डर टच होता है, ऊपर इसका जॉर्जिया से टच होता है, और इधर टर्की से टच होता है। टर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान और ईरान, 4 से लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। ऊपर जॉर्जिया है, साइड में अजरबैजान है, इधर टर्की है, और इधर ईरान है। तो ये आपकी लोकेशन किसकी होगी, ईरान की, अरमानिया की लोकेशन होगी, अरमानिया की ये लोकेशन होगी। एक लैंड लॉक कंट्री है, तो अरमानिया हम सेव कर देंगे, इन फ्यूचर देखने के लिए हमारे लिए सेव रहेगा। जैसे मैंने और लोकेशन भी देखो इसमें सेव की हुई है, मैंने और लोकेशन भी इसमें सेव की हुई है, अभी खुल नहीं रही है, नेट प्रॉब्लम आ रही है, मैंने और लोकेशन भी इसमें सेव की हुई है, ठीक है। फिर चलते हैं, इतना ही हमारी रिकॉर्डिंग है इसमें, और रोक देते हैं हम इसे रिकॉर्डिंग को। देखो मैंने और लोकेशन सेव की हुई है इसमें, जो करंट में आती रहती है। ओके, थैंक यू सो मच। आपको PDF चाहिए, ग्रुप ज्वाइन करना है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप ज्वाइन करने का, PDF वहाँ पे फ्री में मिलती है, और डेली उसमें गूगल मीट पे भी होता है। और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर करा करें देखने के बाद।